मूडीज ने जो अमेरिका की रेटिंग घटाई है, उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, और उसका अमेरिका पर और हम पर कैसा असर पड़ेगा, जरा ये समझाएं सर। देखिए अनिल जी, तीन अहम रेटिंग एजेंसीज हैं और 2011 में एस&पी ने ऑलरेडी डाउनग्रेड किया था। तो पहला डाउनग्रेड एस&पी द्वारा हुआ था 2011। फिच ने 2023 में इनको डाउनग्रेड किया ट्रिपल ए से। और मूडीज ने पिछले साल नेगेटिव वॉच पे डाल दिया था, तो बोल रहे थे एक साल से मूडीज के, देखिए आपका फिस्कल डेफिसिट हाई है, तो इसके कारण हो सकता है आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए रेटिंग पे। तो वो उन्होंने कर दिया है। तो नॉन इवेंट है अमेरिकन मार्केट के लिए और ज्यादातर मार्केट्स के लिए। चाहे आज सवेरे जब 6 बजे एशियाई बाजारों में हमने देखा कि यूएस फ्यूचर्स का ट्रेडिंग, जब मेन ट्रेडिंग शुरू होता है जापान का मार्केट खुलने के बाद, तो हमने देखा कि यूएस फ्यूचर्स थोड़े नीचे थे। बट वो पिछले हफ्ते का जो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है वहां से आ रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि यूएस को फंडिंग नहीं मिलेगी या यूएस की यील्ड्स बहुत आगे भाग जाएंगी। तीसरा एक्शन है, बहुत बिलेटेड एक्शन है, 2011 में पहला हुआ था। और बात क्या है, अहम बात, व्हाइट हाउस ने भी और यूएस ट्रेजरी दोनों ने इसको नकारा है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है और बाइडेन के टाइम जो फिस्कल डेफिसिट बढ़े गए थे उसके कारण है। हम कटौती करने वाले हैं सरकारी खर्चे में और अगले 2 साल में हम इसको बेहतर कर देंगे। तो इससे हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये यूएस की ऑफिशियल लाइन है। बैंक्स का क्या होगा जो खरीदते हैं यूएस ट्रेजरीज? वो अनिल जी इसमें अब मॉडिफाई कर चुके हैं, क्योंकि 2011 में पहला कटौती आया था एस&पी द्वारा। तो ये मॉडिफाई हो गया है, सॉवरेन्स भी और बैंक्स ने भी इसको पचा लिया है कि एक रेटिंग बिलो है ट्रिपल ए से। सो AA1 ले लीजिए अगर मूडीज है, या AA+ अगर आप फिच या एस&पी देखते हैं, तो एक ट्रिपल ए से नीचे है। तो वो ज्यादातर जो ट्रेजरीज के धारक हैं, सॉवरेन हो या बैंक्स हो, उन्होंने ऑलरेडी अनिल जी इसको पचा लिया था। तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है मार्केट्स पे। ऑन द मार्जिन इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा पैसा जरूर आ सकता है। किसी का अगर लिखा हो उनके इन्वेस्टमेंट कमिटी में कि ट्रिपल ए हम खरीद सकते हैं, उन पे इशू आ सकता है। बट 2011 के बाद ज्यादातर सबने इसको तब्दील कर लिया था 2 रेटिंग नीचे तक, तो AA तक ज्यादातर लोग ले आए थे उसको। तो बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, और इससे डरने की बात भी नहीं। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। आप देख ही रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में तनाव कम हुआ है। अब ट्रंप रशिया और यूक्रेन के बीच में सीरियसली मध्यस्थता करवाने को तैयार है, ये खबरें भी चल रही है। आज से नेटो देश के साथ बातचीत करेंगे। क्या ये ऑलरेडी बाजार मान के चल रहा है कि हो जाएगा और इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, या फिर कुछ बड़ा हो सकता है सर? अनिल जी देखिए, और परसों तक 120 दिन हो जाएंगे ट्रंप के, और ये कह रहे थे कि 24 घंटे में मैं यूक्रेन का युद्ध खत्म कर दूंगा। तो अब खुद ही वो कह रहे हैं कि मेरी बात ये सुनते नहीं दोनों, जेलेंस्की और पुतिन। मैं उनसे आज बातचीत करूंगा। बट पुतिन ने देख लिया है, स्पेशली जिस तरह से भारत को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रंप ने सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की और मध्यस्थता करने की कोशिश की, जब भारत ने कहा है कि ये बायलैटरल है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। और जब अमेरिकन ऑफिशियल्स भी कॉल कर रहे थे, भारतीय ऑफिशियल्स ने उनको यही कहा कि उनके पाकिस्तान के डीजीएमओ को कहो बात करें और उनसे हम बात करेंगे, इसमें मध्यस्थता नहीं है। तो जिस तरह से ट्रंप ने पोजीशन किया है, पुतिन उससे बहुत चौकन्ने हो गए हैं। आप देखिए टर्की में मीटिंग थी और जेलेंस्की पहुंच गए उधर, पुतिन ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं भेजा, तो एक बहुत लो लेवल डेलीगेशन भेजा और उन्होंने इस तरह के मांगे रखी जिसको कोई यूक्रेनी सरकार नहीं मान सकती। तो पुतिन हार्ड बॉल खेलेंगे, इतनी जल्दी वो मानने वाले नहीं हैं
जहाँ तक सोच है बाजार की। बाकी अब ट्रंप आज उनको क्या कहते हैं, क्या मशवरा देते हैं या क्या डील करते हैं। एक चीज तय हो गई है, अनिल जी, जो आप आज सवेरे एडिटोरियल टेक में भी बता रहे थे कि चाइना के साथ जो करार हुआ है वो है तो वैसे 90 डेज का, बट उसने क्या चेंज किया मार्केट्स के लिए। जो कल पिछले हफ्ते अमेरिकन मार्केट 4 से 7% भाग गए और 2025 का जितना लॉस है वो मेकअप हो गया है। तो अभी यूएस मार्केट्स समतल हो गए हैं 1 जनवरी के लेवल से। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि ये अमेरिकन सरकार जो है, ये ऐसा नहीं है कि फ्री वर्ल्ड या डेमोक्रेसी या वैल्यू बेस्ड है, ये बिजनेस बेस्ड है। तो जहां से बिजनेस मिलेगा, आप देखिए भारतीय मीडिया में निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की में जो ट्रंप के लड़कों के दोस्त हैं, बीच करके नाम है, वॉल्टर बीच, हेज फंड मैनेजर है फ्लोरिडा बेस्ड, वो मिलके आए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चलाती है ज्यादातर इंडस्ट्री पाकिस्तान में, उनके साथ करार कर रहे हैं, रेयर अर्थ्स वगैरह बोल रहे हैं पाकिस्तान में बहुत है, हम वहां पे डेवलप करेंगे। बांग्लादेश को मिल रहे हैं, टर्की को कह रहे हैं हम आपको अगला चाइना बना देंगे। इस तरह की बातचीत चल रही है। तो चाइना के साथ भी एक बिजनेस वाला करार इन्होंने किया। वो मेक अमेरिका ग्रेट, ये सब बिल्कुल वो साइड में रख दिया गया। और जो ये 145% की बात कर रहे थे, 15 दिन भी इसको होल्ड नहीं कर पाए और 30% पे नीचे ले आए, और चाइना ने सामने 10% दे दिया। तो यही दर्शा रहा है कि ये सरकार जो है ये ऐसा नहीं है वैल्यू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड है। डेनमार्क हो या यूरोपियन देश हो, वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वैल्यू बेस्ड ऑर्डर को कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं टेस्ला की कारें नहीं बिक रही यूरोप में, वो वैल्यू बेस्ड आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, जो पैसा देगा उसके साथ ये तैयार है नाचने को, और वही हो रहा है अभी। तो भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। लगभग तय है कि हर एक के ऊपर 10% टैरिफ आएगा। अगर ये मूडीज का नहीं आता, सबसे बड़ी खबर जो वीकेंड की थी, ट्रंप ने कहा कि 150 देश हमारे साथ करार करना चाहते हैं, हमारे पास क्षमता भी नहीं है नेगोशिएट करने की, 150 करार करने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो हम 2 या 3 हफ्ते में यूनिलैटरल चिट्ठियां फिर से इशू कर देंगे। तो ये 2 अप्रैल का बात फिर से आ रहा है अनिल जी। 2 अप्रैल हम्म। की तरफ हम फिर से अग्रसर हो रहे हैं, लिबरेशन डे। ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बट लग रहा है 10% तो मिनिमम रहेगा, और उसके ऊपर जो भी टैरिफ लगाएंगे। गोल्ड में एक अच्छी तेजी के बाद कुछ करेक्शन भी आया। अब काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हुआ मामला दिख रहा है। सर, क्या समझा जाए, गोल्ड की तेजी खत्म हो गई है या अब भी मजबूती बनी रहेगी, कैसे देखते हैं आप? सबसे अहम बात जो है अनिल जी, के यूएस का जो डेट है, यूएस जो मार्केट से उठाता रहेगा पैसा, वो स्ट्रक्चरल है। वो 6.5% फिस्कल डेफिसिट यूएस चला रहा है। उसके ऊपर से ट्रंप और टैक्स कट्स लेके आ रहे हैं। जो इनका डोज करके था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटाने का जो मुहिम था, वो तो लगभग फेल हुआ है। उसमें कुछ ज्यादा इनको रियायत नहीं मिली है। तो ओवरऑल बहुत बड़ा बजट डेफिसिट है यूएस का। दूसरा जो बहुत अहम बात है, टैरिफ्स के चलते एक डी ग्लोबलाइजेशन, डी कपलिंग होने वाली है दुनिया की। और चीन ये समझ रहा है कि यूएस इकोनॉमी से उसको इतने ऑर्डर आगे चल के मिलने मुश्किल है, और पैसा निकालना चाहिए। आप देखिए जो वीकेंड को खबर आई कि जापान सबसे बड़ा होल्डर है अमेरिकन ट्रेजरीज का, और चीन दूसरा होता था। चीन अब तीसरे पे आ गया है, दूसरा बड़ा यूके हो गया है। तो यूके ऐसा नहीं है कि लंदन की सरकार ने खरीदा है, वो लंदन से बैंक्स और सारे सॉवरेन्स खरीदते हैं, वो पैसा आ रहा है। तो चीन नंबर 3 पे आ गया है। लगभग 17 से 20 बिलियन डॉलर हर महीने चीन अपना यूएस ट्रेजरीज कम कर रहा है, और सोना खरीद रहा है। ये नहीं कि 20 बिलियन का सोना खरीद रहा है, बट कुछ सोना 15 से 20 टन चीन हर हर महीने खरीदते जा रहे हैं। तो सोने की हमें डिमांड तो दिख रही है, स्ट्रक्चरली सोना सपोर्टेड है।
पुराने जो अगर आप देखें हिस्टोरिकल मूवमेंट होती है जब ये राउंड फिगर क्रॉस करता है सोना हजार जब क्रॉस किया $1,000 प्रति ये आउंस तो हमने देखा कि थोड़ा टाइम लग गया फिर 2000 के ऊपर टाइम लगाया 3000 जब भागा तो 3500 लगभग कुछ दिनों में ही सोना भाग गया अब एक ठहराव ले रहा है काफी प्रॉफिट बुकिंग आई है भारत से ज्वेलर्स भी यही कह रहे थे कि एनेक्डोटल एविडेंस जो है कि लोग पुराना सोना लाके या नया खरीद रहे हैं या पुराना सोना बेच ज्यादा रहे थे तो ईटीएफ्स में भी हमने देखा थोड़ा पैसा निकला बट अब फिर से जो ट्रंप का टैरिफ का घमासान शुरू होते दिख रहा है और ये जो डीकपलिंग की बात है दूसरा ये स्ट्रक्चरल यूएस का जो इश्यूज है उसका जो मूडीज का डाउनग्रेड आया आज हमने देखा सवेरे एशिया खुला तो 1.5% ऊपर सोना भाग गया था यहां से सोना कंसोलिडेटेड होते हुए से ऊपर बढ़ता दिखता है अनिल जी ऐसा नहीं है कि सोना बहुत तेजी से गिरेगा क्योंकि डिमांड बहुत है और मैं कहूंगा 5 से 10% पोर्टफोलियो में आराम से सोना रखा जा सकता है